हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और कक्षा 7 की जो किताब है हिस्ट्री की, उसमें हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यू किंग एंड देयर किंगडम्स। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, यानी प्रशस्तियाँ जो उन्होंने लिखी गई थी और जो भू अनुदान जो दिया करते थे उनके विषय में आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा। चलिए चलते हैं। प्रशस्तिस कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। जो प्रशस्ति जो हुआ करती थी वो उनमें लिखा हुआ था, बहुत कुछ लिखा रहता था उनके विषय में, और वो हो सकता है वो सही भी हो, सत्य भी हो, ना भी हो, तो लेकिन काफ़ी मैटर उनमें लिखा हुआ रहता था। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वेरिएंट victorious warriors. For examples, these were composed by learned brahmas who occasionally helped in the administration. देखिए, ये प्रशस्ति जो होती थी पहले तो ये जो ब्राह्मण, जो विद्वानी होते थे ब्राह्मण, उनके द्वारा लिखी जाती थी, जो कि जो प्रशासन में क्या है सहायता करते थे राजाओं की। और इनमें जो डिटेल रहा करती थी वो किसके विषय में, जो सूरवीर हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, सूरवीर हुआ करते थे, या फिर योद्धा हुआ करते थे, उनके विषय में इनमें लिखा रहता था प्रशस्ति वगैरह में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। और तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है, द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। किसके विषय में दिया गया है, द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट। तो नागभट्ट के विषय में जो उन्होंने जो प्राप्त किए थे अचीवमेंट, ठीक है, उनके विषय में लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर प्रशस्ति के विषय में थोड़ी जानकारी दी गई है, और उसमें लिखा गया है कि ये पहले तो हम ये जान लेते, देखिए जो नागभट्ट थे वो कहाँ से थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, वो प्रतिहार, कौन से थे, प्रतिहार राजा थे नागभट्ट। देखिए ये एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इन्होंने क्या लिखा है, देखिए लिखा है द किंग ऑफ आंध्र, सैंधव, विदर्भ, कलिंगा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज ए प्रिंस। देखिए कहाँ कहाँ की बात उसमें लिखी गई है। प्रशस्ति में यही लिखा रहता था कि जो आंध्र के राजा होते थे, ठीक है, सैंधव के राजा, सिंध जो है, ठीक है, वहाँ के राजा, विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का पार्ट था वहाँ के राजा, कलिंग जो उड़ीसा का पार्ट था वहाँ के राजा जो हुआ करते थे, इनके सामने क्या है, धराशायी हो गए थे। ठीक, तो देखिए कहाँ तक की बात की है, सिंध आपके उत्तरी भाग में है, ठीक है, आंध्र देखिए एकदम से दक्षिणी भाग में हम देखेंगे, विदर्भ महाराष्ट्र देखिए आपके पश्चिमी भाग में हम देखेंगे लगभग, और कलिंगा देखिए उड़ीसा, ये आपके लगभग पूर्वी भाग में देखेंगे, पूर्वी दक्षिण में। तो वहाँ तक यानी पूरे के पूरे भारत के जो राजा हम यहाँ देख रहे हैं वो नागभट्ट के सामने क्या है, धराशायी हो गए थे। ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध। He defeated the king of Wang, part of Bengal, Anartha, part of Gujarat, Malwa, part of Madhya Pradesh, Kiratha forest peoples, तुर्क, वत्स, मत्स। तो इनके सामने देखिए इन राजाओं पर भी इन्होंने क्या है, विक्ट्री यानी विजय प्राप्त की है। कहाँ कहाँ के राजा देखिए, चक्रयुद्ध, ये कन्नौज के थे। कन्नौज के विषय में अभी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। ठीक है, यहाँ के राजा भी पर उन्होंने विजय प्राप्त की। कहाँ के राजा को हराया, वंग, बंगाल का जो राजा था वहाँ को भी हराया था, और अनारता गुजरात का पार्ट है वहाँ के राजा को भी हराया। मालवा जो मध्य प्रदेश का पार्ट है वहाँ के राजा को भी हराया। किराता, ठीक है, ये कुछ जो फॉरेस्ट थे वहाँ पर लोग रहा करते थे उनको भी हराया। तुर्क से उनको भी हराया था। वत्स और मत्स्य ये उत्तरी भारत के साम्राज्य में थे तो उनको भी हराया था। यानी कहने का मतलब ये रहा कि नागभट्ट के विषय में इस प्रशस्ति में बहुत कुछ डिटेल लिखी गई है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और क्या दिया गया है, ये प्रशस्ति इस प्रकार से लिखा करती थी, यानी इनके विषय में, राजाओं के विषय में डिटेल बताया करते थे। तो आगे अब दिया गया, देखिए इसमें किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। राजा जो थे ब्राह्मणों को, किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, मतलब इनको भूमि दिया करते थे राजा, किनको, ब्राह्मणों को। देवर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और इनको कॉपर प्लेट्स पर रिकॉर्ड करते थे कि कौन सी भूमि कहाँ से उनको दी गई है। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। तो देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, जो भूमि अनुदान जो करते थे राजा ब्राह्मणों के लिए, उनका सारा डाटा इनमें लिखा रहता था।
क्या क्या है उनमें, ये सब ये कॉपर का हुआ करते थे, कॉपर के प्लेट। और देखिए इसमें ये जो पार्ट यहाँ पर लिखा बनाया हुआ है, इस पर एक मोहर भी लगाया करते थे। यहाँ पर दिया गया है, दिस इज ए सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय रूलर इन द 9th century, written partially in Sanskrit and partially in Tamil. The ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic document. तो यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए संस्कृत में भी लिखे जाते थे, ये तमिल में भी लिखे जाते थे, और इनकी जो रिंग जो इनको पकड़े रहती थी उस पर रॉयल सील लगा करते थे, और जो इसको एकदम से विश्वसनीय जो डॉक्यूमेंट बनाते थे। ठीक, यहाँ तक ये दिया गया, यानी भूमि अनुदान के विषय में भी ब्राह्मणों को भूमि जो दी जाती है उसके विषय में लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। तो जो भूमि दी जाती थी उनमें क्या क्या रहता था वो यहाँ पर लिखा गया है, एज ए प्रशस्ति का ही पार्ट है। देखिए किस प्रकार से क्या लिखा गया है, वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments। क्या है भाई, उन्होंने एक एम्बार्कमेंट बनाया, मतलब मेड़ बनाई है। जैसे मान लीजिए ये इतना है, इसके चारों ओर उन्होंने ऐसे एक मेड़ बना दी है, एम्बार्कमेंट मिट्टी की। अब इसके अंदर जो भी होगा वो सब दिया गया है, यानी ये इतना जो एरिया है ये ब्राह्मण को राजा ने दिया, और इसमें जो कुछ भी है वो उसका हुआ। ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। तो वो दिया गया है, क्या क्या इसमें हो सकते थे। देखिए, दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेंट फ्रूट बियरिंग ट्रीज़। क्या क्या हो सकते थे, जो ऐसे पौधे जो फ्रूट उनमें फल लगते थे। वाटर लैंड, पानी अगर उसमें है तो वो भी। गार्डन्स, ऑर्चार्ड, ट्रीज़, wells, open spaces, pasture lands, villages, ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, silt-laden lands, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes। ये जितनी भी सारी ये होते थे सब उनको दिए जाते थे। अगर ये मतलब ये मान लीजिए कि इस प्रकार से ये खेत है, ये भूमि है और इसके अंदर ये सारे हैं, तो सब दे दिए जाते थे, और इन पर उसका अधिकार होता था जिसको ये मिलती थी। यानी ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट। इनसे वो जो रिसीव करता था वो टैक्स लगा सकता था। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन the tax on bitter leaves, that on woven clothes, as well as on vehicles। पान के पत्तों पर वो टैक्स लगा सकता था, बुने हुए कपड़ों पर टैक्स लगा सकता था, जो व्हीकल्स हो सकते थे उन पर भी टैक्स लगा सकता था। और दूसरा ये है कि वो अपना रहने का जो आवास अगर उसे बनाना है, he can build large rooms with upper stories made of baked bricks। यानी अपर स्टोरी पर सबसे ऊपर अपना रहने का स्थान भी बना सकता था, बड़े रूम बना सकता था, कमरे बना सकता है। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स टक, यानी कुएं भी खोद सकता था। ही कैन प्लांट ट्रीज, पेड़ भी लगा सकता था, झाड़ियाँ लगा सकता था इफ़ नेसेसरी। ही कैन गेट कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन, नहर भी खोद सकता था। ही शुड इंश्योर फैक्ट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एंड दैट एम्बार्कमेंट आर फिल्ड्स। और वो यह भी निश्चित कर लेता था क्योंकि पानी जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए एम्बार्कमेंट जो है बनाई जाती थी। यहाँ तक समझ में आया। इस प्रकार प्रशस्तियाँ होती थी, प्रशस्तियों में लिखा जाता था, और किस विषय में, भूमि अनुदान के विषय में, कि भूमि में क्या क्या भूमि में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया गया है, अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long संस्कृत पोएम containing the history of king who ruled over कश्मीर। तो कश्मीर में जो राजा शासन किया करते थे वहाँ के विषय में भी 12वीं शताब्दी में लिखा है। संस्कृत की जो कविताएं हैं उनमें लिखा है। वहाँ पर एक नाम निकल के आता है, एक ऑथर का नाम निकल के आता है, वो हैं कल्हड़। क्या है, कल्हड़।
ठीक है, इनके विषय में नाम निकल के आता है। ये कश्मीर से संबंधित थे और इन्होंने लिखी थी राज तरंगिणी। नाम याद रखिएगा, राज तरंगिणी। ये किताब उन्होंने लिखी थी जिसमें उन्होंने कश्मीर के शासक के विषय में लिखा था, किस प्रकार वो शासन करते थे वो सब। He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and early histories। ये सब क्या है, इन्होंने कल्लन है ये सब का एक मिक्सर बनाया इनके द्वारा, मतलब डॉक्यूमेंट्स को उनके विषय में पढ़ा, उनमें से लिखा। जो प्रत्यक्षदर्शी हुआ करते थे उनसे पूछकर, उनसे जानकारी लेकर के लिखा। और शिलालेख इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, ठीक है, उनमें से सारी जानकारियाँ ले कर के क्या है किस्मत किताब में लिखा था, ठीक है। तो प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता था। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। तो इसमें क्या था, कुछ क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक रुख हुआ करते थे। उनके विषय में तो लिखा रहता था, लेकिन कुछ आलोचनात्मक रुख भी उसमें दिखाए गए थे, इसलिए ये बहुत ही असाधारण ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल के आया है कि कश्मीर के शासक के विषय में किसने लिखा और कौन सी किताब थी। तो कल्लन, उसका नाम मैंने आपको बताया, राज तरंगिणी जो उनकी किताब थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, यहाँ पर कन्नौज के विषय में दिया जाएगा। तो वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी धन के लिए युद्ध। तो देखिए क्या है, यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनास्टीज वाज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। वे क्या करते थे, राजवंश जो हुआ करते थे वो उनका कोई विशेष क्षेत्र पर जहाँ वो शासन करते थे उसके अलावा भी क्या है वो अपना आपको साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। वैसे उनका विशेष क्षेत्र होता वहाँ पर शासन करते थे, वहाँ पर कंट्रोल उनका वहाँ रहता था। वन पर्टिकुलरली क्या दिया गया, वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। तो यहाँ से आपका टॉपिक शुरू हो जाता है कन्नौज का, जो गंगा वैली में था। 4 centuries रूलर्स बिलोंग टू द गुजरात, ये गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट, पाल डायनास्टीज fought for control over Kannauj because they were 3 parties in this long drawn conflicts. Historians often describe it as tripartite struggle, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल का है, ट्रिपार्टीज स्ट्रगल किस किस के बीच में हुआ और किस लिए हुआ। तो ट्रिपार्टीज स्ट्रगल जो हुआ, त्रिगुट संघर्ष जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, गुर्जर प्रतिहार ये एक हैं, राष्ट्रकूट और पाल ये 3 राजवंश थे, इनके बीच में हुआ था। किसके ऊपर, कन्नौज को लेकर के। ये कन्नौज पर शासन करना चाहते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया और अक्सर ये पूछ लिया जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो कन्नौज के ऊपर किन के बीच में त्रिगुट संघर्ष हुआ था, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ठीक है। तो और विजय किन की हुई थी, गुर्जर प्रतिहारों की इसमें विजय हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या दिया गया है। एज वी विल सी पेज ऑन 62 to 66, रूलर आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट their power and resources by building large temples. So when they attack on another's kingdom, they often chose to target temples, which were sometimes extremely rich. तो देखिए क्या दिया गया है, जब ये शासक जो थे अपनी पावर को फैलाते थे, तो ये मान लीजिए जिन्होंने कहीं पर विजय प्राप्त की है, वहाँ से बहुत सारा धन इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उससे ये क्या करते थे, इससे ये बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाया करते थे, ठीक है, जिससे इनकी क्या है बहुत बड़ी पहचान हो। अगर अटैक होता था, कोई शासक आक्रमण करता था, तो वो पहले क्या है वो इन मंदिरों को टारगेट बनाया करता था, ये चलता था। विच समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच,
जो बहुत ही बहुत सारा उसमें क्या होता था, धन हुआ करता था। अभी हम और पढ़ेंगे इनके विषय में। देखिए तो उसका एग्जाम्पल निकल के आया है वहाँ, वन ऑफ द बेस्ट नाउन फॉर सच रूलर्स इज़ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। तो गजनी के विषय में निकल के आया है महमूद गजनी, आपने पढ़ा होगा। ये सुल्तान था, देखिए ये महमूद था, स्पेशल नाम इसका महमूद हम कहेंगे, और ये सुल्तान था कहाँ का, गजनी का। कहाँ का सुल्तान था, गजनी का महमूद। तो इन्होंने स्पेशली ये जगह कहाँ है, अफ़गानिस्तान में है। इन्होंने जो है 997 AD से लेकर के 1030 AD तक सेंट्रल एशिया जो है, हाँ ईरान है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर लगभग इनका शासन रहा था। देखिए भारत में जो भारत का सब कॉन्टिनेंट जो हम देखते हैं वहाँ इनका शासन तो नहीं रहा, लेकिन वहाँ इन्होंने लगभग 17 बार, ये कहा जाता है ये है 17 बार इन्होंने क्या अटैक किया। क्या किया था, 17 बार अटैक किया था। और इनका हर बार अटैक करना मतलब आक्रमण करना, मतलब ये है कि धन लूट करके ले जाना, केवल इनका ये उद्देश्य रहता था। अगर हम बात करते हैं इनके सबसे पहला जो अटैक जो हुआ था, सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 1001 में, 1001 में। जो वहाँ राजा थे यहाँ पर वो थे, कौन थे, जयपाल, राजा जयपाल थे। ये पूछ लिया जाता है राजा जयपाल के विरुद्ध क्या है इन्होंने सबसे पहला आक्रमण किया था। ठीक, आपको मैंने बताया कि इनका जो मुख्य जो उद्देश्य होता था कि धन लूट कर ले जाना, इसलिए ये आक्रमण करते थे। जो मुख्य जो आक्रमण रहा उनका वो रहा था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, और वो कब था ये पूछ लिया जाता है 1025। ये पूछ लिया जाता है कि सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था और कब किया था। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, और 1025 AD में ये महमूद गजनी जो है इन्होंने आक्रमण किया था। और लगभग देखिए वहाँ से 20 लाख, क्या है, 20 लाख दीनार, ये लूट कर ले गए थे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मंदिरों पर आक्रमण इसलिए किया जाता था क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा धन मिलता था, इसलिए ये आक्रमण किया करते थे। ठीक है, चलो और थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके विषय में, गजनी के विषय में। तो इन्होंने क्या है 1027 में और आक्रमण किया। ये कुछ मुख्य आक्रमण में उनके विषय में ही बता रहा हूँ। जाटों के विरुद्ध आक्रमण हुआ था, जाट जो थे उनके विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है, ये इनके आक्रमण रहे थे। और ये इस धन का कहाँ प्रयोग करते थे, ये इस धन का प्रयोग करते थे जो अपनी जो राजधानी है गजनी उसको समृद्ध करने में। ठीक है, अभी समझ में आया ना ये गजनी के विषय में भी। चलिए आगे चलते हैं। और क्या है, सुल्तान महमूद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कंकर्ड। और उनको बड़ी जिज्ञासा रहती थी कि जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की है उनके विषय में उन्हें जानकारी रहनी चाहिए। एंड इंटरेस्टेड इन स्कॉलर नेम्स अल-बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसलिए ये अपने साथ में एक लेखक को, विद्वान को लेकर के आए जिसका नाम था अल-बरूनी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल-बरूनी किन के साथ आए थे, और उनकी एक किताब लिखी थी अल-बरूनी ने, वो थी किताब उल हिंद। तो ये था कि सुल्तान महमूद जो थे ये जानना चाहते थे कि जिन पर उन्होंने विजय की है उनके विषय में कुछ लिखा जाए, इसलिए ये इन पर्सन को लेकर अल-बरूनी को। और इन्होंने किताब लिखी, कौन सी, किताब उल हिंद। रिमे एंड पार्ट सोर्स ऑफ हिस्टोरियन, कहाँ से उठाई इनको, जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, वहाँ से बहुत सारी बातों को लिखा। और एक क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछ लिया जाता है
कि ये किताब कौन सी भाषा में लिखी गई। तो ये भाषा है अरबी, अरबी में किताब लिखी गई। ठीक है, तो इनके साथ में और आपको बता देता हूँ, कुछ और भी आए थे अल-बरूनी के साथ में, फिरदौसी भी आए थे। कौन थे? फिरदौसी, नाम याद रखिएगा, फिरदौसी ये भी थे, इन्होंने भी लिखा था। उत्तबी करके भी थे एक, उत्तबी, ये भी थे उत्तबी। और फ़र्रुखी भी थे, फ़र्रुखी, फ़र्रुखी, ये सब लेखक थे जो इनके साथ में इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे और क्या दिया गया है? अदर किंग्स हु एंगेज इन वॉरफेयर इंक्लूड द चाहमांस। और अब नाम आता है चाहमांस का, इन्होंने भी युद्ध किया था। देखिए चाहमांस को हम क्या कहते हैं, असली नाम अगर हम जाने तो वो इनका चौहान्स, और चौहान्स के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो रूल्ड ओवर द अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। कहाँ इन्होंने शासन किया था? दिल्ली और अजमेर। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड दे कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। पश्चिम और पूर्व तक इन्होंने अपने जो अपना शासन था उसको फैलाने की कोशिश की। वेयर दे वर अपोज्ड बाई चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गांधावारास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो चालुक्य जो गुजरात के थे, चालुक्य जो थे गुजरात के, उन्होंने इनका विरोध किया। और जो गढ़वाल जो थे, गढ़वाल कहते हैं, गढ़वाल, आई थिंक मैंने कुछ और बोला था। तो गढ़वाल जो थे उत्तरी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या है इनका विरोध किया। उन्होंने इनकी टक्कर लेनी पड़ी उनको। तो बेस्ट नाउन चाहमांस रूलर वाज, नाम निकल के आता है चौहान का जो सबसे जो अच्छा शासक माना जाता था वो है पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम नॉर्मली जान लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उनका पूरा नाम जो ऐसे है दिया गया है वो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और ये जो थे 1168, क्या है 1168, 1168 टू 1192 तक वहाँ तक शासन उन्होंने किया था। और इन्होंने क्या किया था, अफ़गान शासक था एक, कौन था अफ़गान शासक, नेम अभी हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद गौरी, उसको हराया था। कब? 1191 में। लेकिन अगले ही साल गौरी ने फिर से आक्रमण किया और 1192 यानी 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया और भारत पर शासन कर लिया। तो ये दोनों ही जो युद्ध हुए थे इनके बीच में, इनको कहा जाता है तराइन के युद्ध, द बैटल ऑफ तराइन। अब आपको ये पता चल गया कि तराइन के युद्ध किस किस के बीच में हुए थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। पहला युद्ध हुआ था 1192 में, पहला कब हुआ था 1192 में, और दूसरा कब हुआ था 1191 में पहला हुआ था, दूसरा कब हुआ था 1192 में। ठीक है, 1191 में पहला, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया। 1192 में दूसरा हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया और भारत पर क्या शासन कर लिया। ठीक, यहाँ से आगे फिर इनकी कहानी शुरू हो जाती है कि मोहम्मद गौरी के साथ में जो आए थे इनके गुलाम थे, है ना, और उनको फिर आगे शासन करने के लिए मौका मिला था, क्योंकि 1206 तक ये रहे थे, फिर दूसरा शासन शुरू हो गया था। ठीक, तो यहाँ तक अभी हमने इसमें पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, ए क्लोजर लुक द चोलास, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।